गुड आफ्टरनून आप सभी को। अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। गुड आफ्टरनून श्रेया बेटा, कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कल आपने भरपूर पढ़ाई करी होगी और आने वाले पेपर की, दैट इज 14th ऑफ फेब को जो पेपर है उसकी तैयारी भी आपने स्टार्ट कर दी है। 14th वाले पेपर की तैयारी 13 से स्टार्ट नहीं होनी चाहिए, उसकी तैयारी स्टार्ट हो चुकी होनी चाहिए। हर पेपर को ऐसे दो जैसे नीट का पेपर है। हर पेपर को ऐसे दो जैसे नीट का पेपर है। अब इसी इंटेंशन से, किसी स्ट्रॉन्ग बर्निंग इंटेंशन से आपको पढ़ना है। ठीक है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो चलिए सफर शुरू करते हैं अपना सोल्यूशन चैप्टर का। नहीं लिखा हुआ है सोल्यूशन बेटा, सोल्यूशन भी आपके पेपर में आएगा। मैंने देखा था, पता नहीं। चलिए उसके बारे में बाद बात करेंगे। स्टार्ट करें क्या? ऑलराइट, मैं बिल्कुल शानदार हूं। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, नए नोटिस में नहीं है क्या? किस्मत अच्छी है आपकी फिर तो। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन बेटा। ऑलराइट, चलिए शुरू कर रहे हैं अपन आज की क्लास। तो सबसे पहले आपको क्लास का होमवर्क, क्लास के होमवर्क में सबसे पहले आपको लेक्चर रिवाइज करना है। अगर आपको फॉर्मूले नहीं याद हो रहे हैं तो लिख लिख के याद करेंगे। सुबह दोपहर शाम खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद हाथ धो के पीछे पड़ जाओ, याद होगा कैसे नहीं। कोशिश करिए, अपने आप को बार बार मजबूर करिए। इसी साल सिलेक्शन लेना है, ये हर वक्त अपने आप से प्रॉमिस करिए। इसी साल सिलेक्शन लेना है किसी भी कीमत पर। उसके बाद आपको सॉल्व करना है इलस्ट्रेशन अप टू 21। उसमें आप हेनरी लॉ और आइडियल सॉल्यूशन को छोड़ देंगे। जब भी आप मॉड्यूल पढ़ें तो हेनरीज लॉ और आइडियल सॉल्यूशन के जो टॉपिक के सवाल हैं, ठीक है, हेनरी लॉ और आइडियल से जो सवाल है उसको आप छोड़ देंगे। उसके बाद आपको सॉल्व करना है बिगनर बॉक्स 1 एंड 3। बिगनर बॉक्स 2 आप छोड़ देंगे क्योंकि वही वो आइडियल और नॉन आइडियल पे बेस्ड है। फिर आएंगे एक्सरसाइज 1 पे अप टू 73। अगर आज ऑस्मोटिक प्रेशर टॉपिक तो हो जाएगा, बट न्यूमेरिकल अगर नहीं हो पाता है तो आप अपने बेसिस पे सॉल्व करना चाहे तो करें, अदरवाइज ऑस्मोटिक प्रेशर के सवाल छोड़ दें। अगला होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 3 से अप टू 15। ठीक है, ये जो आपका होमवर्क है ये सॉल्यूशन चैप्टर से है। साथ में आप ओल्ड टॉपिक जरूर रिवाइज करते चले। आने वाला पेपर ऐसे दे जैसे नीट का पेपर है, याद रहे, याद रहे। ठीक है, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, आज उस पर बहुत सारे सवाल करने हैं और सवालों के माध्यम से भी कुछ एक कंसेप्ट पर डिस्कस करेंगे। कुछ एक कंसेप्ट जो थ्योरी में नहीं आते वो न्यूमेरिकल्स में आते हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ठंडे देशों में जहां ठंड पड़ती है, ऑब्वियसली खूब ठंड पड़ती है, इतनी ठंड पड़ती है कि गाड़ियों में जो पेट्रोल या डीजल होता है वो भी जम जाता है। इसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम वहां पर इथाइलिन ग्लाइकोल को मिलाते हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल विच इज अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मैं भी और बाकी बातें नहीं कर रहा हूं, जो बच्चे कुछ और क्वेरीज और कुछ है तो ठीक है, तो वो आप मुझे अलग से पूछ लेना। अभी अपन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वहां टाइप मत करना है ना, सुनना ध्यान से। आज की क्लास में 3-4 बड़े शानदार सवाल आएंगे, तो बहुत ध्यान सुनिएगा। जो मैं कहूँ शानदार तो ध्यान सुनना है, ठीक है। बाकी सारी बनेंगे, कुछ अच्छे सवाल है वो भी डिस्कस करेंगे। उसके पहले कुछ छोटी छोटी बातें। तो मैंने कहा ठंडे देशों में कुछ ज्यादा ठंडी पड़ती है, इतनी पड़ती है कि पेट्रोल डीजल भी जम जाता है। उसी चीज को बचाने के लिए उसमें हम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दैट इज इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड करते हैं। सर उससे होता क्या है? उससे होता क्या है कि उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिप्रेस हो जाता है। जैसा मैंने आपसे कहा कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिप्रेस हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता है, ऐसा इमेजिन करो। लेट से हम पेट्रोल है, ठीक है। अब जो पेट्रोल है लेट से -5 डिग्री सेल्सियस फ्रीज होता है। तो जैसे उसमें हमने इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड कर दिया, तो इथाइलिन ग्लाइकोल के ऐड करने से उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाएगा, अब वो -7 पे होगा। तो हम फ्रीजिंग ऑफ गैसोलीन को अवॉइड कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर आप में से कोई हिमाचल या जम्मू से हो, मतलब अभी ऑनलाइन है तो हर तरह हर जगह से बच्चे हैं, तो हिमाचल वगैरह में जो मुझे याद है उसमें होता क्या है कि जैसे ही दिसंबर और जनवरी में खूब बर्फ गिरती है, तो बर्फ इतनी गिरती है कि रोड वगैरह बंद हो जाती है। तो उसको फिर से सुचारू रूप से चलाने के लिए रोड्स पे जो आर्मी होती है हमारी, वो लोग ट्रकों से क्या करते हैं, नमक फेंकते हैं और साथ ही साथ उनकी टायरों में लगा होता है चेन। तो नमक जैसे ही हम लोग फेंकते हैं, वो सेकंड पॉइंट यहां लिखा नहीं है क्या? हाँ ये रहा। तो जैसे ही नमक फेंकते हैं तो वाटर में जैसे ही अपन सॉल्ट को थ्रो करते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो कम हो जाता है। और फ्रीजिंग पॉइंट कम होने से वो मेल्ट इजी होने लगता है। मतलब वही वाली बात है
कि पहले वो फ्रीज होता था जिस टेम्परेचर पे उससे कम है, तो अगर वो हाई टेम्परेचर पर है, फ्रीज होता था 0 पे, अब उसका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया -2 लेट से, और अभी टेम्परेचर सराउंडिंग का 0 है, तो अब 0 पे फ्रीज नहीं हो रहा, मतलब वो मेल्ट होने लगेगा। तो मेल्टिंग इजी होने लगती है, तो आर्मी वाले क्या करते हैं कि ट्रकों में चेन लगा के नमक फेंकते रहते हैं, वो कटता है तो चलता है, तो बर्फ कट जाती है और फिर साफ हो जाता है। तो ऐसा हम इसलिए समझ पाए क्योंकि हमें पता है कि वाटर में जैसे ही नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाएगा। इन द सेम वे बच्चों, इबुलियोस्कोपी एक टेक्निक है, क्रैस्कोपी भी एक टेक्निक है। आप अपने सिलेबस में 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हो। ये जो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये अननोन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट पता करने का एक्सपेरिमेंटल तरीका है। क्रैस्कोपी, इबुलियोस्कोपी और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर, ये 4 तरीके हैं। लेकिन लेबोरेटरी में जो केमिस्ट होता है, जो एक्सपेरिमेंट करने वाला बंदा होता है, वो किसी भी अननोन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट आरएलवीपी से, ईबीपी से और डीएफपी से निकालने की कोशिश नहीं करता। मतलब ये तीनों लेस प्रिफर्ड ऑप्शन होते हैं, वो कभी किसी मजबूरी में ही करता है। वो जिस ऑप्शन को एक्सेप्ट करता है वो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब अगर इस सॉल्वेंट में कोई अननोन सॉल्यूट ऐड है जिसका नाम फलाना है और मुझे फलाने का मॉलिक्यूलर वेट पता करना है, तो मैं चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में से किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके उसका मॉलिक्यूलर वेट पता कर सकता हूं। लेकिन मैं सबसे पहले प्रायोरिटी दूंगा ऑस्मोटिक प्रेशर से ही पता करने की। क्यों? क्योंकि बाकी तीनों में एरर आता है। सर एरर क्यों आता है? एरर इसलिए आता है, आप ऐसे समझो, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम, डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू एम, आरएलवीपी था डेल्टा पी अपॉन पी नॉट बराबर एक्स बी। एरर इसलिए आता है, जो ये केबी है, जो ये केएफ है, जो ये एक्सबी है, ये बहुत छोटी वैल्यूज होती हैं, ये बहुत स्मॉल वैल्यूज होती हैं। तो सर स्मॉल होता है तो दिक्कत क्या है? स्मॉल होता है तो दिक्कत ये है कि जो ये रिजल्ट आता है ये भी बहुत छोटा होता है। जब चीजें बहुत छोटी होती हैं तो उनमें एरर आने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। इसे आप ऐसे समझे, आप अपनी स्केल से किसी छोटी सी लेंथ को मेजर करना चाहते हो, आपके पास जो स्केल है उससे, तो जब उस लेंथ को मेजर करोगे उसमें एरर आएगा। उसे एक्यूरेट मेजर करने के लिए उसी के प्रिसीजन वाला स्केल चाहिए, यानी कि वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज चाहिए। क्योंकि ये वैल्यूज बहुत छोटी होती हैं, इनमें एरर आता है। इसीलिए लेबोरेटरी में जब अननोन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट पता किया जाता है, द मोस्ट प्रिफर्ड मेथड इज ऑस्मोटिक प्रेशर, नॉट आरएलवीपी, नॉट ईबीपी, नॉट डीएफपी। ये तीनों अगर कभी लगाना पड़ा तो मजबूरी में लगाते हैं, सबसे पहले ऑप्शन ओपी का ही रखते हैं। अब इमेजिन करिए किसी भी अननोन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट हम पता कर रहे हैं क्रैस्कोपी टेक्निक से, यानी कि डीएफपी टेक्निक से। तो जब हम सॉल्वेंट लेंगे तो वाटर तो कतई नहीं लेंगे। पहली बात तो इसको हम इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे, अब मजबूरी में करना पड़ रहा है। तो जो सॉल्वेंट लेंगे वो सॉल्वेंट हम लेंगे कैम्फर। वाटर सॉल्वेंट इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि वाटर के लिए जो केएफ होता है 1.86, विच इज वेरी वेरी स्मॉल। लेकिन जब कैम्फर लेते हैं, कैम्फर का केएफ बहुत ज्यादा होता है। जब केएफ बहुत ज्यादा होता है तो डेल्टा टीएफ एक बड़ा नंबर होता है, बड़ा नंबर होता है, एरर कम होता है। इसीलिए क्रैस्कोपी टेक्निक में जो सॉल्वेंट है वो कैम्फर इस्तेमाल होता है, वाटर इस्तेमाल नहीं होता है। ये कुछ फैक्ट है जो आपके दिमाग में होने चाहिए। हम सब के सामने कुछ एक फॉर्मूले, मुझे उम्मीद है आपको आरएलवीपी का फॉर्मूला याद है, मुझे उम्मीद है आपको ईबीपी का फॉर्मूला याद है, मुझे उम्मीद है आपको डीएफपी का फॉर्मूला याद है। मैंने आपसे कहा जो सीपी होता है वो एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो डिपेंड इस पर नहीं करता आपने क्या मिलाया, डिपेंड इस पे करता है कितने में कितना मिलाया। जब मैं कहता हूं कितने में कितना मिलाया, यानी कि वो सॉल्वेंट के अमाउंट पर भी डिपेंड कर रहा, सॉल्यूट के अमाउंट पर भी डिपेंड कर रहा, साथ ही साथ वो सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड कर रहा। कई बार बच्चे जल्दबाजी में बस इतना ही याद रखते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो केवल सॉल्यूट के नंबर पर डिपेंड करती है। मैंने केवल सॉल्यूट के नंबर पर नहीं बोला, मैंने कहा सॉल्यूट के नंबर पर और सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करती है। हाँ, जब हम सॉल्वेंट को फिक्स कर देते हैं तब केवल सॉल्यूट के नंबर पर डिपेंड करती है। इन जनरल आपसे पूछा जाए कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, तो आप कहेंगे रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल एज वेल एज नेचर ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? ये सारी बातें मानते हुए चलो शुरू करते हैं हमारा आज का खेला। खूब सारे सवाल हैं, कुछ अच्छे अच्छे सवाल हैं। पहले दोनों सवाल मैं सिखाऊंगा, फिर आप करना। सबसे पहला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर,
बेहद ही आसान सवाल, मैं सिखाऊंगा। अगला भी मैं सिखाऊंगा। सवाल कह रहा है 30 ग्राम ऑफ यूरिया is present in 100 gram of water, then find out boiling point of solution in degree Celsius। कैसे करना है? एक चीज याद रखो, जब भी हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होगा, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होगा। सबसे पहले आप डेल्टा टीबी पता करो। सबसे पहले आप टॉपिक आइडेंटिफाई करो कि सवाल किस टॉपिक का है, आरएलवीपी का है, ईबीपी का है, डीएफपी का है कि ओपी का है। ये सवाल का डाटा देख के आप समझ गए ये ईबीपी का सवाल है और तुरंत आपके मन में आ गया फॉर्मूला, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम। बच्चों, ये जो केबी होता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इसे समझिएगा। न्यूमेरिकल्स में जब आपके एग्जाम में आएगा तो उसमें अक्सर केबी केएफ का डाटा गिवन होता है। अभी यहां आपको सवाल में नहीं गिवन होगा तो मैं आपको बताते चलूंगा। वाटर के लिए जो केवी होता है वो होता है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, इस यूनिट को याद रखने के साथ साथ इसे फील भी करना है। इसका फील क्या है जरा वो सुनिएगा। इसका फील ये है, अगर हमारे सामने वाटर है और वाटर है 1 केजी, क्योंकि यहां लिखा है केल्विन केजी पर मोल, तो वाटर को अपन ने कितना मान लिया 1 केजी। 1 केजी पानी में अगर हम 1 मोल सॉल्यूट ऐड करते हैं, राइट, 1 केजी पानी में अगर हम 1 मोल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उससे बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन होगा। बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन कितना होगा, यहां पे लिखा हुआ है 0.52। ये कहने का मतलब है कि जैसे ही इसमें हम 1 मोल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो गारंटी की बात है इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन होगा 0.52 होगा। पानी का, प्योर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, एलिवेशन हो गया 0.52 का, यानी कि जो नया वाला बॉइलिंग पॉइंट होगा, जो टीवी होगा, वो होगा 100.52। बच्चों, कई बार न्यूमेरिकल में इसे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सीधे आप फिल करके बोल देते हो। ये तो हो गया केवी का फिल। अब हम आते हैं सवाल में। तो सवाल में सबसे पहले आप पता करो डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम। केबी की वैल्यू मैंने आपको बता दी 0.52 इंटू एम बोले तो मोलैलिटी। मोलैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का वेट दिया है 30, मॉलिक्यूलर वेट होता है 60 क्योंकि है यूरिया, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहां पे जो पानी का वेट दिया है वो दिया है ग्राम में, उसे कन्वर्ट करना होगा किलोग्राम में। जब आप इसको सॉल्व करते हैं यहां से आपको मिलता है डेल्टा टीबी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, आपको डेल्टा टीबी मिलेगा। यहां से जो डेल्टा टीबी की वैल्यू आती है, राइट, वो आती है 2.6 के आसपास। सुनिएगा ध्यान से, इसका फील क्या हुआ? इसका फील ये हुआ कि अब बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हो गया 2.6 का। कई बार बच्चे इसे ऐसे करते हैं, कैसे? सर डेल्टा टीबी का मतलब है टीबी माइनस टीबी नॉट बराबर 2.6, तो सर टीबी होगा 2.6 प्लस टीबी नॉट, तो सर ये होगा 102.6। ऐसे मत करो, इसे फील करो। क्या कि जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका एलिवेशन हो गया, तो भैया कितने से बढ़ गया? 2.6 से। पहले कितना था? 100 डिग्री सेल्सियस, तो नया वाला कितना हो गया? नया वाला हो गया 102.6 सेल्सियस। इसे सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, तुरंत लिखो। क्लियर? तो सबसे पहले आप एलिवेशन पता करोगे और पुराने वाले में ऐड करोगे तो आंसर आपके सामने आ गया 102.6 डिग्री सेल्सियस। जैसा यहां पे सॉल्व है, मैं ऐसा सॉल्व करने की सलाह नहीं दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं इसे फील करो। एलिवेशन है तो 100 में जोड़ दो, डिप्रेशन है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो 0 में घटा दो। क्लियर? ये था पहला सवाल। इसी के साथ हमारे सामने है स्क्रीन पर दूसरा सवाल। मुझे आप सबका ध्यान चाहिए, अच्छे सवालों में से एक सवाल। 0.86 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है 152, डिसॉल्व्ड इन 25 ग्राम ऑफ एसीटोन, देन फाइंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये तो हमें समझ में आ गया कि सवाल में हमें टीबी कैलकुलेट करना है। इस बार हमारा जो सॉल्वेंट है वो एसीटोन है। सवाल पढ़ने के साथ ही साथ आपके जहन में पिक्चर भी बनने लगे। कई बार बच्चे सवाल तो पढ़ते हैं पर ध्यान कहीं और होता है, इसलिए उन्हें सवाल समझ में नहीं आता। सवाल पढ़ रहे हो तो साथ में पिक्चर बनाओ। सही कह रहा हूं, सवाल बहुत समझ में आता है। अपने सामने यहां पर सॉल्वेंट है, वो जो सॉल्वेंट है वो है एसीटोन। सवाल में हमें एसीटोन दे रखा है 25 ग्राम, राइट, और एसीटोन का हमें प्योर का बॉइलिंग पॉइंट दिया है 56.2 डिग्री सेल्सियस। सवाल हमसे पूछा है वैल्यू ऑफ केबी फॉर एसीटोन पर 100 ग्राम इज 70। सवाल में जो हमें दिया है उसको समझो। हमें उसने मोलर एलिवेशन कांस्टेंट नहीं दिया है, उसने हमें कांस्टेंट दिया है
100 ग्राम का जो है 17। कल जब मैं आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा रहा था तो वहां पर एक फॉर्मूला आया था Kb बराबर K अपॉन 1000। सबसे पहले इसे मैं फॉर्मूले से बताऊंगा फिर फील से बताऊंगा। सबसे पहले फॉर्मूला देख लो क्योंकि अक्सर बच्चों की जहन में वही याद होता है। कल जब हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे थे वहां पर एक फॉर्मूला आया था Kb बराबर K अपॉन 1000। ये जो K था कल की क्लास में ये था एलिवेशन कांस्टेंट, राइट। और ये जो एलिवेशन कांस्टेंट था ये था पर ग्राम के लिए। किसके लिए था? पर ग्राम के लिए। इसे ऐसे समझो, 1 ग्राम के लिए है K तो 100 ग्राम के लिए है 100 इंटू K। लेकिन सवाल हमसे K नहीं पूछता, या जो हमें फॉर्मूला याद है, हमें फॉर्मूला क्या याद है? डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम। वहां पे हमें लिखना है केबी और जो केबी वो होता है मोलर, राइट। तो 100 ग्राम के लिए 100 इंटू के, लेकिन हमें चाहिए केबी। तो यहां से अपने सामने केबी की वैल्यू होगी, के की वैल्यू कितनी है? 17 इंटू 100 अपॉन 1000। ये केबी यहां पुट करोगे फिर उसे सॉल्व करोगे। ये करने का पहला तरीका फॉर्मूले से। आओ इसे हम करते हैं फील से। बच्चों जब मैं फील की बात करूंगा मुझे आपका ध्यान चाहिए। कुछ आपसे सवाल पूछूंगा, आपको जवाब देना है, ठीक। सवाल नंबर 1, इमेजिन करें हमारे सामने यहां पर है 100 ग्राम वाटर। क्या है? 100 ग्राम वाटर। और हमने इसमें 1 मोल सॉल्यूट का मिला दिया। क्या मिला दिया? 1 मोल सॉल्यूट का। और फिर यहां पर हमारे सामने है 100 ग्राम वाटर। यहां पर भी 100 ग्राम वाटर है, यहां पर भी 100 ग्राम है, यहां पर भी हमने 1 मोल सॉल्यूट का मिला दिया। ये जो है ये है सॉल्यूट बी और ये जो है ये है सॉल्यूट सी। मेरा सवाल आप सबसे, क्या दोनों का डेल्टा टीबी इक्वल होगा कि नहीं होगा? बोलो। दोनों का डेल्टा टीबी इक्वल होगा कि नहीं होगा? बोलो। दोनों का डेल्टा टीबी इक्वल होगा कि नहीं होगा? बोलो। नंबर ऑफ सॉल्यूट सेम है, सॉल्वेंट भी सेम है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट भी सेम है। सॉल्यूट अलग अलग जरूर है पर सॉल्यूट के नेचर पे ईबीपी डिपेंड नहीं करता, मतलब दोनों के लिए ही डेल्टा टीबी सेम है। लेकिन अगर मैंने आपसे सवाल ऐसे पूछा होता, कैसे? वही कंटेनर है, अब एक में है 100 ग्राम पानी। जवाब देना यार, सो न जाना। फॉर्मूले से आ जाता है, मैंने पहले आपको फॉर्मूला भी बता दिया, फील भी बता रहा हूं, दोनों जरूरी। 100 ग्राम पानी में हमने 1 मोल सॉल्यूट मिलाया। अगला सवाल है 1000 ग्राम पानी में, ठीक है। 1000 ग्राम पानी में हमने फिर से 1 मोल सॉल्यूट मिलाया। मैं आप सबसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या दोनों में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा? 100 ग्राम में 1 मोल, 1000 ग्राम में 1 मोल, क्या दोनों में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा? मेरा पहला सवाल। क्या दोनों में एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट होगा? हाँ होगा। मेरा दूसरा सवाल, क्या दोनों में इक्वल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा? क्या दोनों में इक्वल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा? क्या दोनों में इक्वल एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट होगा? नहीं होगा। क्यों? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिन्हें फर्क इससे नहीं पड़ता क्या मिलाया, फर्क इससे पड़ता है कितने में कितना मिलाया। अरे यहां सॉल्वेंट 100 है, यहां सॉल्वेंट 1000 है, नंबर ऑफ मोल बदलेगा, मोलैलिटी बदलेगा, ईबीपी बदलेगा। ईबीपी होगा नंबर 1, दोनों में अलग अलग होगा नंबर 2। मेरा तीसरा सवाल, किसमें बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा एलिवेशन होगा, किसमें बॉइलिंग पॉइंट में कम एलिवेशन होगा? किसमें बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा एलिवेशन होगा? किसमें बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा एलिवेशन होगा? किसमें बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा एलिवेशन होगा? किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा बढ़ेगा? थोड़े से पानी में 1 मोल सॉल्यूट मिलाया, खूब सारे पानी में 1 मोल सॉल्यूट मिलाया, बताओ कहां एलिवेशन ज्यादा होगा? कहां? 100 वाले का। बहुत बढ़िया, बच्चों ने मुझे सही जवाब दिया, सर पहले वाले में ज्यादा एलिवेशन होगा। अब आ जाओ इसके फील्ड में। सवाल कहता है 100 ग्राम एसीटोन में, बच्चों सुनिएगा, 100 ग्राम एसीटोन में 1 मोल सॉल्यूट मिलाने से एलिवेशन होता है 17 डिग्री सेल्सियस का। उसका ये फील है, जो के दे रखा है उसका ये फील है। 100 ग्राम एसीटोन में 1 मोल सॉल्यूट मिलाने से एलिवेशन होता है 17 का। तो मैं आप सबसे पूछ रहा हूं 1000 ग्राम एसीटोन में 1 मोल सॉल्यूट मिलाने से
जो एलिवेशन होगा वो कम होगा कि ज्यादा होगा, जो एलिवेशन होगा वो कम होगा कि ज्यादा होगा, जो एलिवेशन होगा वो कम होगा कि ज्यादा होगा। आप सबने बिल्कुल सही जवाब दिया सर, पक्की बात है एलिवेशन कम होगा। सवाल है कितना होगा। अमाउंट ज्यादा, एलिवेशन कम, अमाउंट ज्यादा, एलिवेशन कम। अमाउंट हो गया 10 टाइम्स तो एलिवेशन हो गया अपॉन 10 टाइम्स, यानी कि जो एलिवेशन होगा वो होगा 1.7 का, यानी कि जो एलिवेशन होगा वो होगा 1.7 का। इसे आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, इसे आप फील्ड से भी कर सकते हैं। मैंने पहली बार फील्ड बताया, एक नया तरीका है इसलिए बताया। बच्चे अक्सर फॉर्मूले से करते हैं, आपको जो जच जाए वो करना। क्लियर? एक बार फिर से, क्योंकि कम अमाउंट में वही सॉल्यूट मिलाने से ज्यादा एलिवेशन होता है तो ज्यादा अमाउंट में कम होगा। वाटर का अमाउंट 10 टाइम्स हुआ, सॉरी सॉल्वेंट का अमाउंट 10 टाइम्स हुआ तो एलिवेशन अपॉन 10 हुआ, दोनों इनवर्सली है। क्लियर? तो कितने का एलिवेशन हुआ? 1.7 का। हमने अभी केबी निकाला, जो केबी है वो मोलल है, हमें 1000 ग्राम के लिए निकालना पड़ेगा तभी हम पुट करेंगे। सवाल में हमें 1000 ग्राम का नहीं दे रखा है, खेल खत्म। अब केबी रखो, मोलालिटी रखो, डेल्टा टी भी रखो। तो केबी आता है 1.7, मोलालिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो 0.86 अपॉन 152 इंटू 25 अपॉन 1000, उसे हमने केजी में कन्वर्ट किया। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे सामने यहां से आएगा डेल्टा टीबी, फिर डेल्टा टीबी को पहले वाले में ऐड कर देना तो मिल जाएगा टीबी। किसी बच्चे को डाउट हो तो रेज योर हैंड, सॉल्यूशन आपके सामने है, फील आपके सामने है। एक बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा सर 1000 में क्यों कम, उससे मैं एक सवाल पूछ रहा हूं। एक ग्लास पानी में 1 चम्मच नमक मिलाओ। एक बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा, मैं आप सबसे वो सवाल पूछ रहा हूं, सब लोग जवाब देना। एक ग्लास पानी में 1 चम्मच नमक मिलाया, समंदर का पानी, मान लो प्योर पानी है लेकिन समंदर है, पूरा ओशियन है, प्योर पानी, सॉल्ट नहीं है, इमेजिन करो, कुछ भी सोच सकते हैं। एक ग्लास पानी में 1 चम्मच नमक मिलाया, पूरे समंदर वाले पानी में 1 चम्मच नमक मिलाया, बोलो कहां एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आया? बोलो कहां एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आया? अब वही समंदर को हमने ग्लास 100 ग्राम और 1000 ग्राम से बदला। यार क्या करते हो? ऑलराइट, तो आंसर है 56.58 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? अब आप करेंगे अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। हिंट दे देता हूं मैं, हिंट 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 देने से दिमाग सोचता है, वही तो मैं चाहता हूं आप करें, क्योंकि दिमाग आपका अक्सर सोता है, मैं चाहता हूं वो सोचे। सबसे पहले एक्स भी निकालो, फिर एम निकालो, फिर डेल्टा टी भी निकालो, के भी पानी का दिया है, देखते हैं किसको स्ट्राइक करता है। लकी ने इस सवाल का आंसर सबसे पहले मुझे पता है अंजलि, मैंने गलती से दे दिया था, वही मैं अभी चेक कर रहा था, मैंने कहा यार ये तो सारे गलती से चले गए, तो मैंने जल्दी से पहले फोल्डर से वो सारे हैंडआउट हटा दिए ताकि कोई बच्चा कॉपी नहीं करे, पर जिसने सेव कर लिया होगा वो बच गया होगा। अच्छा, बहुत अच्छे अंजलि बेटा, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अभी मेरे साथ पूरे डिस्कशन से बनाओ क्योंकि इसमें 3-4 बहुत अच्छे सवाल है। हाँ वो क्या, मुझे कुछ स्लाइड हटानी थी क्योंकि सारी स्लाइड एक साथ रहती, तो वो मैं लास्ट में कर रहा था तो स्लाइड नंबर शायद नहीं डाला या जो भी हुआ, तो उससे आपके पास सारे सवाल चले गए। तो जैसे मैंने आज देखा तो फैसल ने फोल्डर से वो सारी फाइल हटाई ताकि कोई बच्चा साथ में कॉपी ना करे जिसे सेव नहीं किया हो। Alright, and the correct answer for this problem is 101.07 डिग्री सेल्सियस। किसी बच्चे को डाउट हो, रेज योर हैंड। यार जैसा इसमें किया ना ऐसा मत क्या करो, आप लोग डेल्टा टीबी निकाला करो और फिर उसे 100 में जोड़ दिया करो, ऐसा लिखने की आवश्यकता नहीं, फालतू का एक स्टेप, फालतू का एक स्टेप है ये करने की आवश्यकता नहीं। आप लोग सीधे डेल्टा टीबी निकाला करो, 100 में जोड़ दिया करो यार,
ठीक है क्या? तो आपके सामने आंसर है 101.07 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले XB निकालो, XB से मोलालिटी निकालो। तो मोलालिटी कैसे निकाले यार, बताया तो था। XB अपॉन XA इज इक्वल टू मोलालिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। ऋतु कहाँ थे? क्लास ही आज चली है हमारी। अरे यार कहाँ गायब हो गए थे? कितने बढ़िया बढ़िया सवाल अपन ने कर लिए। कुशल नहीं बेटा, 101 समथिंग आना चाहिए, 101 तो आ जाए। ऑलराइट, तो किसी बच्चे को डाउट हो? अच्छा अच्छा अच्छा, गवर्नमेंट ने बंद कर रखा था। नो वन कैन विन ओवर गवर्नमेंट। ऑलराइट, तो अगला सवाल आप सबके सामने है स्क्रीन पर। बहुत बढ़िया सवाल है, मुझे आप सबका ध्यान चाहिए। ये सवाल अपने आप में थ्योरी है, आप सबका ध्यान चाहिए। नहीं ये तो बहुत आसान है यार, ये बन जाएगा आपसे। अगला वाला सवाल, ये तो बन जाएगा आपसे, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। अगला वाला मैं बताता हूं, अगला वाला बहुत प्यारा सवाल, ये आप करो। How much gram of black hole is dissolved in 5 liter water so that freezing point of solution becomes -6 डिग्री सेल्सियस? वाटर का केएफ दे रखा है, सॉल्यूट का मोलेक्युलर वेट दे रखा है, कितना ग्लाइकोल मिलाएं, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट पूछा है। हद आसान सवाल है, फॉर्मूला लगाएं, आंसर पाएं, खुशी के गीत गाएं। सबसे पहले टॉपिक की पहचान करें। आरएलवीपी का सवाल है, ईबीपी का सवाल है, डीएफपी का सवाल है? अरे ये तो डीएफपी का सवाल है। डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू एम। डेल्टा टीएफ कुछ बच्चे -6 लिख देते हैं, बेटा समझो ना यार, -6 उसका नया वाला फ्रीजिंग पॉइंट है। -6 की कमी नहीं हुई, कमी तो 6 की हुई। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, उसमें 6 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई, तभी तो नया वाला फ्रीजिंग पॉइंट -डेल्टा 6 है। तो जब आप डेल्टा टीएफ लिखोगे, -6 नहीं 6 लिखोगे। कुछ बच्चे यहां गलती करते हैं, ठीक है। तो जो डेल्टा है, जो चेंज है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, है ना, जो चेंज है वो 6 का है। क्लियर? तो 6 बराबर केएफ यानी कि 1.86 इंटू मोलालिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इंटू 5 लीटर, बोले तो 5 किलोग्राम। अरे वाटर की डेंसिटी होती है ना 1 ग्राम पर एमएल, पानी के साथ ऐसा होता है जितने लीटर किलोग्राम, कितना बढ़िया है। 5 लीटर 5 किलोग्राम, सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम इज द करेक्ट आंसर। जिस बच्चे ने इस सवाल का आंसर सबसे पहले बिल्कुल सही दिया, उसका नाम है, उसका नाम है तनिष्का। तनिष्का गोयल ने इस सवाल का आंसर सबसे पहले बिल्कुल सही दिया। ऑलराइट, बहुत अच्छे। अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर है, पहले मुझे समझाने दो, आपका ध्यान चाहिए, ध्यान से सुनना है एक एक बात को। पहले सवाल को समझते हैं। 18 gram glucose dissolved in 1000 gram water, then freezing point of solution becomes -0.2 degree Celsius, then calculate amount of ice separated। सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग बताऊंगा। आप पहले सवाल को समझो तो सही, ये सवाल कहता क्या है, और फिर मैं आपको सवाल सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा, मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम। सबसे पहले सवाल को समझते हैं। ये जो सवाल है जिसमें कह रहा है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, तो फ्रीजिंग पॉइंट इतना है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, जो फ्रीजिंग पॉइंट दिया है उसे पल भर के लिए नहीं मान के अपने हिसाब से निकालते हैं। डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला होता है केएफ इंटू एम। वाटर के लिए केएफ होता है 1.86 केल्विन केजी पर मोल इंटू मोलालिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बोले तो वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट है 180 इंटू वाटर 1000 ग्राम यानी कि 1 किलोग्राम चलेगा। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 0.186, मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसमें इतने का चेंज है। हमें पता है ये जो चेंज है ये घट रहा है, मतलब वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो जो नया वाला फ्रीजिंग पॉइंट है, जो न्यू फ्रीजिंग पॉइंट है वो है -0.86 डिग्री सेल्सियस। अब खेल यहीं से शुरू होता है। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है 0.86 डिग्री सेल्सियस, पर भाई ने 0.2 क्यों दिया है? पानी तो इतने पर फ्रीज होता है, पर भाई ने 0.2 क्यों दिया है? तो आप सवाल को समझो। जब मैं आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको एक ग्राफ के माध्यम से डिप्रेशन क्यों होता है वेपर प्रेशर के माध्यम से समझाया था।
और वो ग्राफ में वाटर का और उसी के सॉलिड का जो फेज डायग्राम था वो कुछ ऐसा था। एक बार आप जरा इसे ध्यान से देखिएगा। ये जो ग्राफ आपके सामने बना हुआ है, राइट, इसमें सबसे पहला ये जो ऊपर वाला ग्राफ है जो कि प्योर सॉल्वेंट का है, और जो नीचे वाला ग्राफ है ये सॉल्यूशन का है, राइट। जब कभी किसी पॉइंट पर लिक्विड का वेपर प्रेशर उसी के सॉलिड के बराबर होता है, वही उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, दैट इज टीएफ नॉट। पहले उसका फ्रीजिंग पॉइंट ये था। जब सॉल्यूशन है तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है अभी टीएफ, फिलहाल इस न्यूमेरिकल में वो है 0.186 माइनस साइन के साथ। हमने सोचा यार ये तो फ्रीज हो रहा है इतने पर उसको 0.2 डिग्री सेल्सियस तक फ्रीज किया का मतलब क्या है? यहीं पर है सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फ्रीजिंग पॉइंट का। बच्चों को क्या लगता है ये जो नया वाला फ्रीजिंग पॉइंट है ये वो टेम्परेचर है जिस पर सारा का सारा पानी बर्फ बन गया? ऐसा नहीं होता। जब फ्रीज होना शुरू होता है ना तो फ्रीज स्टेप बाय स्टेप होता है। फ्रीजर में कभी पानी को आप जमने के लिए रख दो तो सारा पानी एक झटके से नहीं जमता। कभी आप टाइम के पहले पानी को निकाल लो ट्रे से तो आपको वाटर ऊपर ऊपर आइस नजर आता है, नीचे नीचे वाटर थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट नजर आता है। मतलब फ्रीजिंग स्टार्ट हुआ था, सारा का सारा फ्रीज नहीं हुआ था। यहीं पर है कंसेप्ट। बच्चों को क्या लगता है ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट पे सारा पानी बर्फ बन गया? अरे नहीं भैया, फ्रीजिंग पॉइंट पे बर्फ बनना शुरू हुआ। ये समझ लिया तो सवाल को समझ लिया। मतलब -0.86 डिग्री सेल्सियस इज द न्यू फ्रीजिंग पॉइंट जहां पर फ्रीज होना शुरू हो रहा है। लेकिन हमने तो टेम्परेचर 0.2 तक घटाया है। मतलब हम जब और टेम्परेचर घटाते हैं -0.86 से, हम टेम्परेचर और इधर आते हैं, मतलब यहां कहीं आते हैं, तो ये जो नया वाला पॉइंट है सच में उसे हम यहां तक जमाते हैं। तो कॉमन सेंस की बात है, जब आप उसे इतना और जमा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर कुछ आइस बना होगा। तो सवाल यही पूछता है कि जब हमने उसे -0.86 पर नहीं, -0.2 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज किया है, तो बताओ कितना आइस सेपरेट हुआ है, बताओ कितना पानी बर्फ जमा है, बताओ कितना पानी बर्फ जमा है। अभी मैंने आपको सवाल समझाया। क्या मतलब है? फ्रीज एक साथ नहीं होता, फ्रीज स्टेप बाय स्टेप स्लोली स्लोली होता है। अब इस सवाल को हम कैसे करें? तो सवाल को करने के लिए ऐसा इमेजिन करो, पल भर के लिए इमेजिन करो, ये जो 1000 ग्राम वाटर है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है -0.86। तो ऐसा इमेजिन करो कि सॉल्वेंट का वेट 1000 ग्राम नहीं होता, कुछ और होता। तो क्या वेट होता कि उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0.2 होता? सुनना मेरी बात ध्यान से। हमने क्या किया, जो गिवन वेट है उसे भूल गए, ठीक। हमने इस गिवन टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सॉल्वेंट का वेट निकाला। क्यों? क्योंकि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जब ये वाला टेम्परेचर है तो पहली बार फ्रीज होना कब शुरू होगा, ऐसा हम सोचते हैं। तो डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू एम की मदद से हमने डेल्टा टीएफ को रखा, सारा डाटा पुट किया, वहां से सॉल्वेंट का वेट आता है 930 ग्राम। इसे समझिएगा, इसका मतलब ये है अगर आपने 18 ग्राम ग्लूकोज अगर आपने 18 ग्राम ग्लूकोज 930 ग्राम पानी में मिलाया होता तो पहली बार फ्रीज वो -0.2 डिग्री सेल्सियस पर होता। पर हमने तो 18 ग्राम ग्लूकोज 1000 ग्राम पानी में मिलाया है जो कि फ्रीज -0.86 डिग्री सेल्सियस पर हो रहा है। अरे समझ रहे हो ना यार? जब कभी ऐसा सवाल आए तो जो गिवन टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग आप सबसे पहले सॉल्वेंट का वेट निकालें। ये वो सॉल्वेंट का वेट है, इसे आप ऐसा समझ सकते हैं, ये वो सॉल्वेंट का वेट है जो फ्रीज नहीं हुआ, क्योंकि आपने इसके अकॉर्डिंग वो वेट निकाला जब पहली बार फ्रीज होगा। ये जो फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया है, डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू एफ, इसमें जो सारा डाटा रखते हैं ना वो फ्रीजिंग पॉइंट का रखते हैं। मतलब उस टेम्परेचर को हम यहां से निकालते हैं या उस टेम्परेचर की बात करते हैं जो वो फ्रीज होना शुरू हो गया है। ये जो फॉर्मूला आपके सामने है, इस फॉर्मूले से आप जमे हुए बर्फ को नहीं निकाल सकते, लेकिन इसे फॉर्मूले का हमने कैसे इस्तेमाल किया ये समझना। तो इस फॉर्मूले से पहले हमने वो नया वेट निकाल लिया सॉल्वेंट का जब वो पहली बार जमना शुरू हुआ। हमने ये सोचा यार अगर 930 ग्राम में 18 ग्राम ग्लूकोज मिलाया होता तो पहली बार कितने फ्रीज हुआ होता। या ऐसे समझो कि जब 1000 ग्राम में हम 18 ग्राम ग्लूकोज मिला रहे हैं तो 930 ग्राम पानी तो बच गया। 930 930 ग्राम पानी बच गया, हमने कितना लिया था 1000 ग्राम, तो इतना ग्राम पानी बच गया, यानी कि कितना ग्राम वाटर बर्फ बन गया। तो वी विल से आंसर इज 70 ग्राम। अगर हम मेथड की बात करें
तो मेथड ये होगा, जब कभी ऐसे सवाल में आपको ये टेम्परेचर गिवन होगा नया वाला, तो उससे आप पहले नया वाला सॉल्वेंट का वेट निकालना, और फिर जो गिवन वेट है सॉल्वेंट का उसमें से माइनस करना, जो डिफरेंस है वही वेट ऑफ आइस सेपरेटेड। ऐसा क्यों है, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, मैंने आपको वो बताया। क्योंकि जितना वेट गिवन होता है उसके अकॉर्डिंग फ्रीजिंग पॉइंट पहले का होता है, लेकिन ऐसे सवालों में उसे फ्रीज हम और लो टेम्परेचर पर करते हैं। जब और कम टेम्परेचर पर फ्रीज कर रहे हैं तो बहुत सारा पानी बर्फ बन गया होगा, कितना बर्फ बना है, इस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। क्लियर? सबसे पहले आखिर सवाल में पूछ क्या रहा, फिर मैंने आपको बताया सॉल्व कैसे करना है। बहुत सारे बच्चे इस लैंग्वेज को नहीं समझ पाते, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ आइस सेपरेटेड, तो मैंने आपको इस लैंग्वेज का पहले मतलब बताया। ये बहुत अच्छे सवालों में से एक है और ये आपका रेस का भी सवाल है। क्लियर? क्लियर? अगर आपको ये सवाल समझ में आया तो अगला सवाल आप सबके सामने है स्क्रीन पर। The freezing point of an aqueous solution is minus 1.5 degree Celsius. Then find the boiling point of the solution. Hint देता हूं, डेल्टा TF है 1.5। हिंट देता हूं, सबसे पहले मोलैलिटी निकाल लो, फिर डेल्टा टीबी का फॉर्मूला लगाकर डेल्टा टीबी निकाल लो, फिर टीबी निकाल लो। डिवाइड करके भी कर सकते हो, ऐसे करो, आसान लगेगा आपको। अंजलि, अभी समझ में आ गया बच्चे? ऑलराइट, सबसे पहले आप मोलैलिटी निकाल लो, फिर अच्छा केबी केएफ का डाटा दे देता हूं मैं, जिन बच्चों को नहीं याद है। एक्वस सॉल्यूशन है तो केबी इज 0.52 केल्विन केजी पर मोल। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यूनिट पढ़ा करो यार। केएफ इज 1.86 केल्विन केजी पर मोल, राइट? केबी की वैल्यू गिवन है, केएफ की वैल्यू गिवन है, सवाल आपसे बॉइलिंग पॉइंट पूछा है। क्या बात है, लाइन से बच्चों ने मुझे आंसर दिया, लाइन से आंसर दिया। और जिस बच्चे ने मुझे सबसे पहले सही जवाब दिया उसका नाम है शुभजीत शील, कुशल मंगल, नम्रता यादव। साहिल बेटा कैलकुलेशन चेक करो ना यार, क्या बात है। आप सब देख सकते हैं, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो बहुत छोटी वैल्यू आती है। इमेजिन करो ना यार, जिसका आंसर है वो है 100.4, है ना? पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 और नया वाला 100, अंतर पता ही नहीं चलेगा। तभी मैंने कहा अननोन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट पता करने के लिए ईबीपी या डीएफपी टेक्निक बहुत रेयरली इस्तेमाल होती है, क्योंकि इसमें बहुत छोटी वैल्यू होती है, अक्सर एरर आ जाता है, जो कि आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में देख रहे हैं। 100.5 में अंतर पता नहीं चलेगा यार। 100.4 कब हो जाए ऐसा थोड़ी है, हो सकता है 100.45 हो, आपको पता नहीं चला, आपने 4 मेजर कर लिया। ठीक है, नहीं लकी, शौक नहीं चलेगा बच्चे, क्योंकि 100 तो पानी का है, थोड़ा चेंज तो बताना पड़ेगा ना, राइट? तो जैसा मैंने कहा वैसा करें, जैसा यहां किया वैसा मत करो, आपको टफ लगेगा, है ना? जैसा मैंने कहा वैसा करो, डेल्टा टीएफ दिया, सॉरी, जैसा मैं अभी आपसे कह रहा था वैसा करो, ये आपको टफ लगेगा जैसा इसमें लिखा है। डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू एम, तो यहां से एम की वैल्यू आ गई डेल्टा टीएफ अपॉन केएफ, राइट? सॉल्व मत करो, छोड़ दो यहां पे। फिर चलते हैं डेल्टा टीबी के पास, तो केबी दैट इज 0.2 इंटू एम, 2.5 अपॉन 1.86, यहां से आ गया डेल्टा टीबी, और फिर यहां से आप निकाल लेना टीबी, आसान है। इज दिस क्लियर? अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर, यह भी अच्छे सवालों में से एक है। पहले आप अपना दिमाग लगाओ, फिर मैं बताऊंगा। दिए पूरे 1 मिनट, सॉल्व करके बताना यार। जिसने आंसर देख लिया हो, जिसको पहले से पता है, वो नहीं बताए, फिर तो सॉल्व करके बताओ तो मजा। और जिसको आंसर आता है ना, याद है, वो भी सॉल्व करे तब मुझे बताए।
आएगा आएगा। चलो, जिन बच्चों को सवाल समझ में नहीं आया उनको पहले मैं सवाल समझा देता हूं। सवाल में समझा देता हूं, फिर आप अपना दिमाग फिर से लगाना, ठीक है। जब प्योर पानी था, उसका टीएफ नॉट 0 डिग्री सेल्सियस था। जब प्योर पानी था, उसका टीबी नॉट 100 डिग्री सेल्सियस था। इन दोनों के बीच अंतर 100 का था। इनका जीवन अपने हिसाब से चल रहा था। लेकिन जब हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, तो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हो गया, बॉइलिंग पॉइंट बदल गया, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट बदल गया। जितना डिप्रेशन हुआ वो डेल्टा टीएफ है, जितना एलिवेशन हुआ वो डेल्टा टीबी है। सवाल कहता है ये जो बढ़ा, ये जो घटा, इसका अंतर है 105। 100 तो पहले ही था, तो नया अंतर कितना आया? 5 का। तो अपन यहां से कंक्लूजन निकाल सकते हैं, डेल्टा टीबी प्लस डेल्टा टीएफ बराबर 5 बराबर के एफ इंटू एम प्लस के बी इंटू एम। खेल खत्म। जिस बच्चे के जहन में सवाल की अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही थी, उसे अभी सवाल की अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। अब आंसर आ जाएगा। क्या कह रहा है प्रताणु बेटा? How much gram of sucrose is dissolved in 100 gram of water so that difference between freezing point and boiling point of solution becomes 105 डिग्री सेल्सियस? ठीक है, तो जितने का अंतर भाई 100 से थोड़ा बढ़ गया, कुछ बढ़ा, उससे हमने डेल्टा टी भी कहा। कुछ घट गया, डेल्टा टीएफ कहा। 100 का अंतर पहले था, अभी नया अंतर 105 है। तो कॉमन सेंस लगाओ ना यार, 5 का मतलब क्या है? ये नीली वाली लाइन, हरा नीला बनाऊं क्या? ये हरी वाली लाइन प्लस नीली वाली लाइन बराबर 5। हरी वाली लाइन है डेल्टा टीएफ, नीली वाली लाइन डेल्टा टीबी। बहुत अच्छे, मुझे बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम इज अप्रॉक्स 72। अगर कोई बच्चा मुझे 72 कह रहा है तो भी मैं उसका आंसर सही मानूंगा। सोल्यूशन आपके सामने है, कैलकुलेशन में गलती नहीं है। जैसा इसने सॉल्व किया वो नहीं देखेंगे, जैसा मैंने कहा वैसा करेंगे। कैसा कहा? डेल्टा पीएफ दैट इज 5 इक्वल टू केएफ इंटू एम प्लस केबी इंटू एम। ठीक है, केएफ केबी आपको पता ही दे ही रखा है। एम का मतलब है मोलैलिटी। मोलैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अच्छा, कुछ बच्चे मुझसे मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहे हैं सुक्रोज का, तो वो होगा बेटा 342, है ना। तो आंसर आपके सामने है 72 ग्राम। वेरी वेरी सिंपल सवाल, अच्छा सवाल। ये अच्छे सवालों में से एक सवाल है, ये भी आपको रेस में मिलेगा। जब दोबारा आपको मिले तो आपसे बनना चाहिए, डाउट नहीं आना चाहिए। इज दिस क्लियर? ऑल राइट, अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर। शिविका, साथ में करते रहो बच्चे। स्पीड एक दिन का काम नहीं है, इट विल इंप्रूव ग्रेजुअली। कीप डूइंग, कीप डूइंग, कीप डूइंग। और कोशिश करते चलो, हर सवाल कोशिश कोशिश करते चलो, हर सवाल का आंसर सबसे पहले हम देंगे। इट विल इंप्रूव ग्रेजुअली, है ना। कंसेप्ट सीखते चलो, फील करते चलो, उसके पीछे परेशान मत हो, बस कोशिश करते चलो। 6 gram urea is dissolved in 100 gram water, then find out boiling point and freezing point of the solution. कितना आसान है यार। हाँ, सवाल में आपको केबी और केएफ में बता दी। क्या बात है, लाइन से सभी बच्चों ने आंसर दे दिया। केबी इज 0.52 केल्विन केजी पर मोल एंड द केएफ इज 1.86 केल्विन केजी पर मोल। अब तो आपको याद भी हो गया होगा, लाइन से आंसर दिया है बच्चों ने। मुझे नहीं लगता सॉल्व करने की आवश्यकता है। तो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100.52 डिग्री सेल्सियस। आंसर आपको सेल्सियस में देना है, चलेगा। यहां केल्विन लिखा है, मुझे सेल्सियस में चलेगा। और जो फ्रीजिंग पॉइंट आपने मुझे दिया होगा
द न्यू फ्रीजिंग पॉइंट इज -1.86 डिग्री सेल्सियस चलेगा। बॉइलिंग पॉइंट है 100.52, फ्रीजिंग पॉइंट है -1.86 चलेगा। केल्विन में बदलने की आवश्यकता नहीं है, वो तो आप ऑप्शन देख के बदल लोगे ही सही। ऑलराइट, क्या किसी बच्चे को डाउट है इस सवाल में? रेज योर हैंड। प्रिंटेड सॉल्यूशन नहीं देखना भाई। डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम, डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू में। हद आसान है यार। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, बढ़िया सवाल है। पहले दिमाग लगाओ, फिर मैं एक हिंट दूंगा, काम चल जाएगा। एक हिंट दूंगा, काम चलेगा। पहले अपना दिमाग लगाओ, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है इस सवाल का। शुभजीत, बिल्कुल होगा बेटा। डाइल्यूशन करोगे तो वाटर बढ़ेगा, वाटर बढ़ेगा तो मोलालिटी बदलेगा, मोलालिटी बदलेगा तो क्यों नहीं बदलेगा? या वही वाला सवाल, एक गिलास पानी में एक चम्मच नमक मिलाओ, पूरे समंदर के पानी में एक चम्मच नमक मिलाओ, बॉइलिंग पॉइंट के एलिवेशन में चेंज नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा कुशल मंगल एंड जसपाल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आप सबको तरीका पता चल गया, मुझे आंसर चाहिए। आंसर, करेक्ट आंसर जिस बच्चे ने सबसे पहले सही दिया, कुशल मंगल लिखा सही पर गलत लिखा। जिस बच्चे ने सबसे पहले सही आंसर दिया उसका नाम है श्रुति, उसके बाद आयुषी, मोहम्मद सकलेन। शानदार। चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, टाइम्स अप। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन इज 102 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सवाल को पहले फील करो। ये हमारे सामने एक्वस सॉल्यूशन है, इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ चुका है 102। सर आपको कैसे तक बढ़ चुका है? अरे यार, प्योर पानी होता तो 100 डिग्री सेल्सियस होता, अभी 102 डिग्री सेल्सियस है, तो बढ़ा है घटा है? बढ़ा है। तो डेल्टा टीबी कितना है? 2। खेल खत्म। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम से मोलैलिटी पता करोगे। जो मोलैलिटी आती है वो आती है 2 अपॉन 0.52। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, ये पहले की मोलैलिटी है, राइट? लेट्स से दिस इज एक्स। आप क्या कहोगे? इसका मतलब है एक्स मोल इन 1 केजी वाटर। अभी सवाल कहता है नेक्स्ट सिचुएशन में कि हमने इसमें वाटर और ऐड कर दिया, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड। तो जैसे ही आपने इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर ऐड किया, कहने का मतलब है वाटर हो गया 2 केजी। यानी कि जो नया वाला मोलैलिटी है वो पुराने वाले मोलैलिटी का हो गया आधा। यानी कि जो एम न्यू है वो होगा 2 अपॉन 0.52 अपॉन 2, आधा। खेल हो गया खत्म, बाकी नहीं बचा सवाल में कुछ ज्यादा। अब करना क्या है यार, हमसे पूछा फ्रीजिंग पॉइंट है, तो डेल्टा टीएफ बराबर के एफ इंटू एम, 1.86 इंटू 1 अपॉन 0.52। कैलकुलेशन में तो आप बादशाह हैं, इसे सॉल्व करके आंसर आप मुझे बता ही सकते हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज 3.5 डिग्री सेल्सियस डेल्टा टीएफ माइनस 3.5 डिग्री सेल्सियस। नो प्रॉब्लम अंजलि, अगर आप दोबारा सॉल्व कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। क्या किसी को डाउट है? रेज योर हैंड। हाफ, अरे अर्पणा यार कहां सो गए थे बेटा, जागा करो। एक बार और, वंस मोर, गाना थोड़ी है? अरे यार और किसी बातें कर रहे हो यार, ये पहले 1 किलो पानी था। हाँ ठीक है सर, 2 किलो कर दो तो मोलैलिटी आधी होगी दुगनी होगी? 1 किलो पानी था, 2 किलो कर दो तो मोलैलिटी आधी होगी दुगनी, हाफ होगी, तो खेल खत्म ना। तो मोलैलिटी जितनी थी उसकी आधी हो गई। सर आपने 2 किलो क्यों किया? अरे सवाल में बोला है, क्या बोला है सर? सवाल में बोला है इफ दिस सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड बाय इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। इक्वल, तो सर वॉल्यूम बोला, आप केजी बोल रहे हो। अरे भैया 1 लीटर पानी 1 किलो पानी, तो सर लीटर बोलो ना। अरे मोलालिटी में किलो चाहिए, अच्छा ठीक है, 1 लीटर पानी 1 किलो पानी, नहीं समझे? चलिए, चलेगा अभी? अभी चलेगा। हेलो बच्चों, ऑल राइट। अगला कंसेप्ट आप सबके सामने स्क्रीन पर, हम लोग पढ़ रहे हैं सीईपी। ध्यान से सांस ले लो गहरी।
हम लोग पढ़ रहे हैं सीईपी। सब सांस ले लो गहरी, लिखना नहीं, टाइप नहीं करना, ध्यान सुनना है। सबसे पहला सीपीआरएलवीपी, दूसरा ईवीपी, तीसरा डीएफपी। अब हम सीखने वाले हैं ओपी, बोले तो ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर सिखाने के पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ऑस्मोसिस क्या होता है। वैसे तो बायो के स्टूडेंट्स को पता होता है ऑस्मोसिस क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा ऑस्मोसिस क्या होता है और क्यों होता है। ऑस्मोसिस का मतलब है नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या मतलब, इसे ऐसे समझते हैं, इमेजिन करिए हमारे सामने ये एक छोटा सा इलस्ट्रेशन है। लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है हाई वाटर कंसंट्रेशन और लो शुगर कंसंट्रेशन। समझना, लेफ्ट हैंड साइड पर एक सॉल्यूशन है, राइट हैंड साइड पर एक सॉल्यूशन है, उसे हमने एक मेम्ब्रेन से डिवाइड कर दिया। सबसे पहले आपको मैं एसपीएम के बारे में बता दूं। ये जो एसपीएम होता है ये कैसा मेम्ब्रेन होता है जिसके थ्रू सॉल्यूट के पार्टिकल नहीं पास हो सकते, केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल पास हो सकते हैं। एसपीएम के थ्रू केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल ही पास हो सकते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल चाहते हुए भी पास नहीं हो सकते। सॉल्यूट आएंगे, एसपीएम से सर टकराएंगे, पर क्योंकि उनका साइज बड़ा होगा वो एसपीएम से गुजर नहीं पाएंगे। तो अगर कभी गुजरने का मौका मिलेगा तो केवल सॉल्वेंट ही इधर से उधर से इधर आएंगे, लेकिन बिना वजह के कुछ नहीं होता। हर चीज के होने के पीछे एक वजह होती है। बच्चों ये जो आपके सामने सेटअप बना हुआ है, इस सेटअप में लेफ्ट हैंड साइड पर लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है और राइट हैंड साइड पर हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है। बच्चों यहां में लिखा हुआ है लो कंसंट्रेशन, यहां पे लिखा हुआ है हाई कंसंट्रेशन। जितना मैं बोल रहा हूं बस उतना ही देखना है, जबरदस्ती स्लाइड में सब कुछ नहीं पढ़ना है। हमारे सामने दो सॉल्यूशन है, एक तरफ है लो कंसंट्रेशन, एक तरफ है हाई कंसंट्रेशन। मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, क्या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा? बोलते चलना, क्या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा? हाँ होगा। क्या पानी का जितना होता है उतना होगा कि उससे कम होगा? पानी का जितना होता है उतना होगा कि उससे कम होगा? साहब कम होगा। बताओ, जो लो कंसंट्रेशन है और जो हाई कंसंट्रेशन है उसमें से किसका वेपर प्रेशर कम होगा? हाई कंसंट्रेशन का कम होगा कि लो कंसंट्रेशन का कम होगा? बहुत बढ़िया, हाई कंसंट्रेशन का कम होगा। आपको पता है जब हम सॉल्यूट मिलाते हैं वेपर प्रेशर घटता है, ज्यादा मिलाएंगे ज्यादा घटेगा। पल भर के लिए मान लेते हैं इधर का वेपर प्रेशर है 0.2, मान लेते हैं 0.1। पॉइंट देख के आप डर जाते हो, इसलिए मैं सरल बनाने के लिए, है ना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस इसे हम 2 और 1 बोल दें। पर 2 और 1 बोलेंगे तो आप गलत इंटरप्रिटेशन निकाल लोगे। चलो ऐसे लेके चलते हैं, इधर है वेपर प्रेशर 0.2 और इधर है वेपर प्रेशर 0.1, राइट? बच्चों बताओ, मैंने वेपर प्रेशर सही लिखा गलत लिखा? मैंने वेपर प्रेशर सही लिखा कि गलत लिखा? बताओ। हाई कंसंट्रेशन का 0.2 और लो का 0.1 सही लिखा गलत? गलत लिखा। क्यों सर? हाई वाले का कम होगा, आपने ज्यादा लिख दिया। बहुत बढ़िया, इधर का प्रेशर लिख दिया मैंने 0.1, इधर का प्रेशर लिख दिया 0.2। अभी चलेगा? अभी चलेगा? क्या अभी सही है? सही है। बताओ किधर प्रेशर ज्यादा है? लो कंसंट्रेशन तरफ। किधर प्रेशर कम है? हाई कंसंट्रेशन तरफ। बच्चों एक कॉमन सेंस का सवाल पूछ रहा हूं, एक गुब्बारा है भरा हुआ, एक गुब्बारा है खाली। एक गुब्बारा भरा हुआ, एक गुब्बारा खाली, दोनों को जोड़ दो, हवा पास होगी कि नहीं? हवा पास होगी कि नहीं? अरे बोलो ना जल्दी जल्दी यार। होगी। प्रेशर का डिफरेंस होगा तो मूवमेंट होगा, बोलो हाँ या ना? प्रेशर का डिफरेंस होगा तो मूवमेंट होगा, बोलो हाँ या ना? यहां पर भी प्रेशर का डिफरेंस है। यहां का जो ड्राइविंग फोर्स है वो है वेपर प्रेशर का डिफरेंस, क्योंकि दोनों तरफ वेपर प्रेशर का डिफरेंस है और इसी डिफरेंस को कंपनसेट करने के लिए मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। इधर का प्रेशर 0.2, इधर का प्रेशर 0.1, तो इधर का प्रेशर हम बढ़ाना चाहेंगे। अब आप सब जानते हो ये कोई मामूली प्रेशर नहीं, वेपर प्रेशर है। और वेपर प्रेशर का फॉर्मूला होता है P बराबर P नॉट इंटू XA। अगर मुझे इधर का प्रेशर बढ़ाना है तो P नॉट को बढ़ा दो साहब, वो तो केवल टेम्परेचर के बढ़ने से बदलता है, उसे तो आप भूल जाओ तो ज्यादा अच्छा है। अगर मुझे इधर का प्रेशर बढ़ाना है तो एक ही रास्ता बचता है, वो है एक्सेस, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को बढ़ा दो, क्योंकि इधर का प्रेशर कम है।
हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ वेपर प्रेशर कम है और उसे बढ़ाने के लिए एक्से को बढ़ाना होगा, तो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल यहां से यहां चला जाएगा। सर सॉल्यूट का उधर से इधर क्यों नहीं आएगा? सॉल्यूट इधर से इधर नहीं आएगा क्योंकि सॉल्यूट चाहते हुए भी मेम्ब्रेन से नहीं गुजर पाएगा। हाँ, अगर सिस्टम कुछ ऐसा होता कि सॉल्यूट गुजर जाता तो बिल्कुल सॉल्यूट भी इधर आ जाता, पर इस मेम्ब्रेन से केवल सॉल्वेंट गुजर सकता है, सॉल्यूट नहीं, क्योंकि प्रेशर का डिफरेंस है, क्योंकि वेपर प्रेशर का डिफरेंस है। उसी डिफरेंशिएट को फुलफिल करने के लिए सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल यहां से यहां जाएंगे और तब तक जाएंगे जब तक कि वेपर प्रेशर इक्वल ना हो जाए। यही नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ऑस्मोसिस कहलाता है। अगर इसे मैं शब्दों में कहूं तो ऐसे कहूंगा, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। हमारी केमिस्ट्री में कंसंट्रेशन जब बोला जाता है तो वो सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में होता है, पर क्योंकि आप सब बायो पढ़ते हो तो बायो में आप लोग इसी को दूसरे तरीके से कहते हो। क्या कहते हो? ऑस्मोसिस इज द नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई वाटर कंसंट्रेशन। अरे जहां सॉल्यूट कम है वहां रिलेटिवली वाटर ज्यादा है, जहां सॉल्यूट ज्यादा है वहां रिलेटिवली वाटर कम है। या तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के फॉर्म में बात करो या तो वाटर की कंसंट्रेशन के फॉर्म में बात करो। इसे हम बोल देते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसे हम बोल देते हैं राइट हैंड साइड। तो मैं ऑस्मोसिस को डिफाइन कैसे करूंगा? ऑस्मोसिस इज द नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम LHS टू RHS, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, from high concentration of water to low concentration of water, from dilute solution to concentrated solution। यही होता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्यों होता है? बिकॉज ऑफ वेपर प्रेशर डिफरेंस। कब तक होता है? जब तक वेपर प्रेशर का डिफरेंस होता है तब तक ऑस्मोसिस चलता रहता है। एक बच्चे ने मुझसे पूछा, सर ऑस्मोसिस होता है, ऐसा ऐसा होता है, आपने यहाँ पे नेट फ्लो क्यों बोला है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्यों नहीं बोला है? वो इसलिए बेटा, कई बार बच्चों के जहन में तस्वीर बैठ जाती है कि जब ऑस्मोसिस होता है तो पानी केवल एक ही डायरेक्शन फ्लो होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, पानी दोनों तरफ जाता है। ऐसा नहीं कि मेम्ब्रेन के इधर भी पानी है उधर भी पानी है, तो पानी इधर से इधर जा रहा है तो उधर का पानी देख रहा है, काश मैं भी उधर आ जाता, भैया मैं आ जाऊं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल यहां से यहां भी जाएंगे, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल यहां से यहां भी जाएंगे। ये जो मेम्ब्रेन के पास पानी है वो ऐसा नहीं कि वेट करते रहेंगे नहीं जाएंगे, डिफ्यूजन होगा, कुछ न कुछ वाटर इधर से उधर उधर से जाएगा, लेकिन जो नेट मूवमेंट होगा वो एक साइड में होगा और वो होगा लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। क्लियर? तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल दोनों तरफ होता है, लेकिन जो नेट मूवमेंट होता है, जो एप्रिसिएबल मूवमेंट होता है, वो किसी एक तरफ होता है। यही ऑस्मोसिस होता है। हम ऑस्मोसिस को नहीं समझना चाहते, हम ऑस्मोटिक प्रेशर को समझना चाहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए हमने ऑस्मोसिस को समझा। अब सवाल है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? तो ऑस्मोटिक प्रेशर एक ऐसा प्रेशर होता है जब हम हाई कंसंट्रेशन साइड अप्लाई करें। दैट इज, इधर कितना प्रेशर है मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, 0.2, जवाब देना। इधर प्रेशर है 0.1, राइट? कितने का डिफरेंस है? 0.1 का। अगर हमने इधर इधर एक्सटर्नली, राइट, अगर हमने इधर एक्सटर्नली 0.1 प्लस समथिंग थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया होता किसी माध्यम से, अगर हमने एक्सटर्नली 0.1 प्लस समथिंग प्रेशर अप्लाई कर दिया होता, तो मैं आप सबसे पूछता हूं क्या ऑस्मोसिस होता? या चलो ऐसे बताओ, अगर हमने एग्जैक्ट 0.1 अप्लाई कर दिया होता तो क्या ऑस्मोसिस होता? क्या ऑस्मोसिस होता? क्या ऑस्मोसिस होता? आप सब कहते नहीं साहब, ऑस्मोसिस नहीं होता। यही ऑस्मोटिक प्रेशर है। ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर है जो हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन साइड लगाया जाए जिससे ऑस्मोसिस रुक जाए। The external pressure which must be applied on the solution or high concentration solution side so that the flow of solvent into the solution through semi-permeable membrane is stopped। तो कितना प्रेशर लगाएं कि ऑस्मोसिस नहीं हो, यही कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। बच्चों मुझे आप सबका ध्यान चाहिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया ऑस्मोसिस होता क्या है, ऑस्मोसिस क्यों होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। सवाल है, सर हर सॉल्यूशन का क्या ऑस्मोटिक प्रेशर होता है? जी हाँ, हर सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ये हर सॉल्यूशन का अपना एक नेचर है। तो सर ऑस्मोटिक प्रेशर को हम मेजर कैसे करें? ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने का मैं सबसे पहले आपको एक एक्सपेरिमेंटल मेथड बताता हूं, राइट?
इमेजिन करिए ये जो कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में यहां भरा हुआ है प्योर सॉल्वेंट, बोले तो पानी। हमने ये इस प्रकार का एक सेटअप लिया फनल टाइप का, अंदर भरा हुआ है सॉल्यूशन, और ये जो सेटअप बना हुआ है ये बना हुआ है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का, राइट, ये वाला। अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, अंदर सॉल्यूशन भरा हुआ है, बाहर सॉल्वेंट है। मैं आप सबसे पूछता हूं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल कहां से कहां जाएंगे? सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में जाएंगे कि सॉल्यूशन से सॉल्वेंट में जाएंगे? सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में जाएंगे कि सॉल्यूशन से सॉल्वेंट में जाएंगे? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल आएंगे जाएंगे कि नहीं आएंगे जाएंगे? आएंगे जाएंगे। कहां से आएंगे जाएंगे? सर प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में। एक बात बताओ, जब प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जाएंगे तो यहाँ पे जो लेवल है पहले यहाँ था, वो लेवल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लेवल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल अंदर जाएंगे तो लेवल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। कब तक बढ़ता रहेगा? जीवन भर बढ़ता रहेगा, कोई एक लेवल है जब तक बढ़ेगा? सर तब तक बढ़ता रहेगा जब इसका प्रेशर उसके बराबर नहीं हो जाए। अरे बोलो हाँ या ना? अरे वहां मान लो पल भर के लिए वही वाला खेल है, यहाँ 0.2 है, यहाँ 0.1 है, तो जब सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल अंदर आएगा तो इसका प्रेशर बढ़ेगा। क्यों भाई? सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल अंदर आएगा तो एक्स से बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, एक्स से बढ़ेगा, पी बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते तब तक चलता जाएगा जब तक उसके बराबर नहीं हो जाए। यस और नो? हमें तो पता करना है कितने का ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो जितना ये लेवल बढ़ा है, हमने इसका प्रेशर निकाल लिया, पाई बराबर एच रो जी से, ऐसा कुछ फॉर्मूला फिजिक्स में पढ़ते। डी दैट इज द डेंसिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, डी दैट इज द डेंसिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, एच का मतलब है हाइट, कितना हाइट बढ़ा, एच रो जी लगा के हमने प्रेशर निकाल लिया। ये जो प्रेशर है यही ऑस्मोटिक प्रेशर है। अगर किसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है तो ऐसे निकालना होगा। बताओ ये आसान तरीका है कि डिफिकल्ट तरीका है? इमेजिन करो, यस, ये तो प्योर सॉल्वेंट है। इमेजिन करो हमने नमक मिला दिया, ठीक। अब नमक मिला दिया तो सॉल्यूशन बन गया। मुझे सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऐसे निकालो। ये इजी तरीका है कि डिफिकल्ट तरीका है? अगर आप इसे इजी मान रहे हैं, मुझे बच्चों का इजी तरीका है क्योंकि उनको तो करना नहीं है ना, उनको तो लगा बस ठीक है। अगर आपको ये इजी लग रहा है तो मैं अब जो बताने वाला हूं वो इससे भी इजी है। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था वॉन्थॉफ। वॉन्थॉफ साहब ने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट किया, उनको मजा आ गया। जानते हो क्यों? उन्होंने कहा जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सी के प्रोपोर्शनल है। इसमें मजे की बात क्या है? उन्होंने देखा जो ऑस्मोटिक प्रेशर है टी के प्रोपोर्शनल है। इसमें मजे की बात क्या है? उन्होंने देखा ऑस्मोटिक प्रेशर सीटी के प्रोपोर्शनल। इसमें मजे की बात क्या है? उन्होंने देखा ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोपोर्शनलिटी हटाया, सीएसटी लिख दिया। इसमें मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है, आप सबको एक फॉर्मूला पता होगा, पीवी बराबर एनआरटी। बोलो हाँ या ना? आप सबको एक फॉर्मूला पता होगा, पी बराबर एनआरटी। बोलो हाँ या ना? उन्होंने क्या किया? एन के नीचे भेजा बी को, बन गया आरटी। कोई दिक्कत है क्या? ना। अरे सुनो ना, ये जो एन बाई वी होता है यही तो सी होता है। बोलो हाँ या ना? जो एन बाई वी होता है यही तो सी होता है। बोलो हाँ या ना? उन्होंने कहा यार एन बाई वी को लिख दिया सी आर टी। उन्होंने देखा जैसा ये है वैसा एग्जैक्टली ये है। अब बोले यार इस तरीके से निकल रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर। वॉन्थॉफ साहब ने क्या सोचा, अगर मैं ऐसा लिख दूंगा तो दुनिया समझ जाएगी मैंने कॉपी पेस्ट किया। इससे अलग बनाने के लिए जहां पी था उन्होंने पाई बोल दिया। बस पाई जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा, जहां सी था वो एसिड कंसंट्रेशन है, जो टी था वो टेम्परेचर था। अब जो आर होता है अपने वाले समय में गैस कांस्टेंट था। बोले भैया आज तो हम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, लोग इसे अलग कैसे बोलेंगे? तो उन्होंने कहा जो ऐसे ये है सोल्यूशन कांस्टेंट। मजे की बात है, जो ये सोल्यूशन कांस्टेंट है इसकी वैल्यू एग्जैक्टली गैस कांस्टेंट के बराबर है। बस फर्क इतना है ये गैस कांस्टेंट नहीं, ये सॉल्यूशन कांस्टेंट है। 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। अगर जूल लिखे तो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। मतलब वैल्यू बराबर, सब कुछ बराबर। अब हमारे सामने ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का बेहद ही आसान तरीका। इमेजिन करिए सॉल्यूशन है, मुझे सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। यहाँ पे अपन निकालेंगे कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, आर पता ही है, निकाल लो। अब काहे को एक्सपेरिमेंट करना? अब बताओ पहला वाला आसान था कि आसान है? पहला वाला आसान था कि आसान है? पहला वाला आसान था कि ये आसान है? पाई बराबर सी एस टी, ये वाला, राइट। तो अब आप किसी भी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल सकते हैं, बस जहां पी था वहां पाई। अलग लगना चाहिए ना यार। कुछ बच्चे सीरियस हो गए, बोले सर कॉपीराइट वो लगना चाहिए। कैसी बातें कर रहे हो यार?
मैं तो आपको वो कहानी के रूप में बता रहा हूँ, ऐसा थोड़ी है, एक्सपेरिमेंट है, मतलब वो हुआ तो हुआ, अब हम क्या कर सकते हैं, हम सोल्यूशन से, ऐसा क्यों हो गया भाई तेरे साथ, तो उन्होंने पता किया, ये बड़ी बात है। तो पाई इज इक्वल टू, अपने सामने आ चुका है फॉर्मूला CST, और इससे हम किसी भी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल सकते हैं। क्लियर? तो पाई बराबर CRT बराबर N बाई VRT, सारे टर्म्स का मतलब आपको पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, कॉपी में लिख लेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला पाई बराबर CST। ST बोल रहे हैं ताकि आपके दिमाग में रहे, सॉल्यूशन कांस्टेंट है, जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे तो R ही लेके चलेंगे, कौन फालतू में ड्रामा करेगा, जहां S है वहां R। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? कुछ बच्चे कहानी में एकदम घुस जाते हैं, नहीं मतलब वो बिल्कुल भावनाओं में बह जाते हैं, बोले ऐसा कैसे कर दिया वॉन्टाव साहब ने, तो हम ही वॉन्टाव बनना है, ऐसा थोड़ी होता है यार। ओके, तो पाई इज इक्वल टू CRT, हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालेंगे। यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं बच्चों, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था ये जो RLVP है, EVP है, DFP है और OP है, ये सब के सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और अगर किसी भी प्रॉपर्टी को हमें प्रूफ करना है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, हमें प्रूफ करना होगा वो या तो मोल के प्रोपोर्शनल है, या तो मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल है, या तो मोलारिटी के प्रोपोर्शनल है, या तो मोलालिटी के प्रोपोर्शनल है। आपने देखा था डेल्टा टीवी प्रोपोर्शनल टू एम था, आपने देखा था डेल्टा टीएफ प्रोपोर्शनल टू एम था, आप देख रहे हैं पाई प्रोपोर्शनल टू सी है, और जैसे ही प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन मोलारिटी हो गया, हमने कहा भैया ये तो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये तो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अपने पास है 4 CP, RLVP, EVP, DFP, OP, राइट। यहां पर कुछ एक टर्म्स आते हैं, पहले अपन टर्म्स का मतलब समझ लें। ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे हमने सॉल्यूशन को कई तरीके से क्लासिफाई किया है। कभी कभी न्यूमेरिकल बोलेगा ये फला फला सॉल्यूशन आइसोटोनिक है, आइसो बोले तो सेम, टोनिक बोले तो सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर कभी दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाएगा, उसे हम कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब मैंने कहा ये सॉल्यूशन आइसोटोनिक है, जैसे मुझे पता चला आइसोटोनिक है, मतलब इसका पाई बराबर इसका पाई। अब न्यूमेरिकल की कंडीशन को देखना है कि उसमें क्या क्या इक्वल है। तो जैसे आपने लिखा पाई बराबर CRT, राइट, तो कभी कभी टेम्परेचर सेम होगा, टी से टी कट जाएगा, आर तो सेम रहेगा, वो तो कट ही जाएगा, तो आपको केवल कंसंट्रेशन इक्वेट करना है। अगर टेम्परेचर सेम है तो, हमेशा टेम्परेचर सेम हो कोई जरूरी नहीं है, तो आप पूरा लेके सॉल्व करके करो, ठीक है। तो अगर कभी सॉल्यूशन आइसोटोनिक होगा तो दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर को इक्वेट कर देना है। उसी प्रकार से टर्म आता है हाइपरटोनिक, अगला आता है हाइपोटोनिक। जब कभी दो सॉल्यूशन होते हैं जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, उसे हम कहते हैं हाइपरटोनिक, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम उसे हम कहते हैं हाइपोटोनिक। जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम उसे कहते हैं हाइपोटोनिक, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा उसे कहते हैं हाइपोटोनिक। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा वो होगा हाइपरटोनिक, जिसका कंसंट्रेशन कम वो होगा हाइपोटोनिक। ऑब्वियसली ये कंडीशन वैलिड होगी कांस्टेंट टेम्परेचर पर, है ना, ये कंडीशन वैलिड होगी कांस्टेंट टेम्परेचर पर। कई बार बच्चे भावनाओं में बह जाते हैं, और बायो के बच्चे अक्सर भावनाओं में बह जाते हैं, और उन्हें लगता है जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है वो हमेशा हाइपोटोनिक होता है, जिसका कंसंट्रेशन कम होता है वो हमेशा हाइपोटोनिक होता है। ऐसा नहीं है, खेल टेम्परेचर का है, जाने अनजाने में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इसीलिए अक्सर हम मान के चलते हैं कि जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा वो हाइपोटोनिक है, जिसका कंसंट्रेशन कम वो हाइपोटोनिक है। बच्चे बहुत गलती करते हैं क्योंकि बायो में आपको ऐसा बताया जाता है। ध्यान रखिएगा, खेल टेम्परेचर का भी है। इज दिस क्लियर? तो दिक्कत यहां तक, तो ये सारे टर्म्स हो गए। समय है एक बेहतरीन कंसेप्ट सीखने का। यार ऐसा करते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं, आपका ध्यान चाहिए, मुझे फिर से जवाब देना है। यार इधर देखो जरा, ये एक तरफ था प्रेशर 0.2, एक तरफ था प्रेशर 0.1, राइट। पानी कहां से कहां जा रहा था? एलएचएस से आरएचएस की आरएचएस से एलएचएस? बोलो, पानी कहां से कहां जा रहा था? एलएचएस से आरएचएस की आरएचएस से एलएचएस? जल्दी से, एलएचएस से आरएचएस, ऑलराइट। हमने इधर 0.1 का प्रेशर और लगा दिया, अब पानी किधर जाएगा? हमने राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड बोल रहा हूं है ना, ताकि सबको दिखे, हमने राइट हैंड साइड पे 0.1 का प्रेशर और लगा दिया, अब पानी कहां से कहां जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। शानदार जवाब सुभजीत। हमने क्या किया, राइट हैंड साइड पर 0.2 का एक्सटर्नल प्रेशर और लगा दिया, 0.2 का। अब पानी कहां से कहां जाएगा? आरएचएस टू एलएचएस। पल भर के लिए मान लो आरएचएस में कंसंट्रेशन सोल्यूशन है, मतलब गंदा पानी है, लेफ्ट हैंड साइड पे मान लो साफ पानी है। जैसे आपने राइट हैंड साइड पे ज्यादा प्रेशर लगाया ऑस्मोटिक प्रेशर से, ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है? 0.1, 0.1 डिफरेंस है।
जैसे आपने डिफरेंस से ज्यादा का प्रेशर लगाया, अब पानी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड बहना शुरू हो जाएगा। इसे हम कह सकते हैं गंदा पानी साफ होने लग जाएगा। बच्चों इसे ही कहते हैं आरओ, बोले तो रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस में ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा, रिवर्स ऑस्मोसिस में ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाया जाता है तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पानी निकलना शुरू हो जाता है, गंदा पानी साफ हो जाता है और हम आरओ का पानी पीने लगते हैं। हाँ शिवम बिल्कुल सही कह रहे हो, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, बिल्कुल सही। स्टॉप का मतलब नेट मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। एक बच्चे ने कहा सर जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर लगाएंगे तो स्टॉप नहीं होगा, वो इक्विलिब्रियम होगा। द करेक्ट वर्ड इज इक्विलिब्रियम होगा, मानता हूं, पर स्टॉप होगा मतलब नेट मूवमेंट नहीं होगा। ऑलराइट, तो इसे कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। उल्टे जितना ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा लगा दो रिवर्स हो जाएगा। वेरी वेरी सिंपल, कोई दिक्कत यहां तक? आपको यहाँ पे एक फैक्ट याद रखना है, जो एसपीएम है उसके तौर पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं सेलुलोज एसिटेट, है ना, याद रखिएगा। सेलुलोज एसिटेट रिवर्स ऑस्मोसिस में जो हम एसपीएम इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं सेलुलोज एसिटेट। एक बच्चे ने मुझसे पूछा सर व्हाट अबाउट मिनरल्स? बेटा उसके लिए आप घर में लिप्योर वालों को बुला लेना, उनसे पूछना। एक बच्चा पूछ रहा है सर यार ऐसे रिवर्स ऑस्मोसिस करेंगे सारा मिनरल साफ हो जाएगा। तो मैंने कहा कि वो लिप्योर या आरओ जो भी आप घर में लगा उसको बुला के पूछिएगा, वो आपको सारी कहानी बताएगा कैसे हार्डनेस लेवल चेक करते हैं ना, थोड़ा उनसे ही पूछो। खैर, तो सेलुलोज एसिटेट इज यूज्ड एज एसपीएम, राइट। यहां पे आप कुछ बातें याद रखनी है। जब कभी हम, जैसा आपसे शुरू से कह रहा हूं कि किसी भी अननोन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट पता करने के लिए अपने सामने सीपी है और सीपी की मदद से हम लोग अननोन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट पता करते हैं। तो अननोन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट पता करने का जो सबसे बेस्ट मेथड है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड। आरएलवीपी, ईवीपी, डीएफपी हम गिरी हालत में लगाते हैं, हर वक्त नहीं लगाते। द बेस्ट मेथड इज ऑस्मोटिक प्रेशर, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपको याद रखना है कुछ एसपीएम के एग्जांपल। कॉपर फेरोसाइनाइड जो कि आर्टिफिशियल एसपीएम है, एनिमल सेल मेम्ब्रेन जो कि एक नेचुरल एसपीएम है, आपको याद रखना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? आइए करते हैं कुछ एक सवाल। सबसे पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, टाइम हो गया क्या? अभी है 10 मिनट। फटाफट सवाल यार, फटाफट चौके छक्के मारे। मोनिका बेटा मैंने देखा तो था, अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर नहीं है, वो अपने हिसाब से सिलेबस हटा देते। एक बच्ची मुझसे पूछ रही डाउट सर सॉल्यूशन टेस्ट में आएगा कि नहीं, मैंने तो देखा था। अब कुछ बच्चे सिलेबस अभी टाइप कर रहे थे, बोले सर सॉल्यूशन नहीं आएगा, वो ऐसे देखते हैं, उनको जो चैप्टर नहीं पढ़ना उसमें हाथ रख लेते हैं ऐसे, बोले सर चैप्टर नहीं आ रहा है, वो पढ़ते नहीं उसको। तो आप एक बार सॉल्यूशन जो भी है नोटिस वो चेक करना, है ना। मेरे पास भी इन्फॉर्मेशन आती नहीं और वो ऐप आपको ही अलाउ है देखने का, एक बार आप चेक जरूर करना उसमें क्या इन्फॉर्मेशन है, मेरे हिसाब से आएगा सॉल्यूशन। एक बच्चे ने तो मुझे स्क्रीनशॉट ही भेज दिया टेस्ट नोटिस का, दिख नहीं रहा है बेटा, ब्लर है। हाँ हो सकता है नहीं भी आए क्योंकि अभी कुछ बैचेस में नहीं हुआ होगा तो नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चों ने मुझे सही आंसर दे दिया, मुझे नहीं लगता मुझे सॉल्व करने की आवश्यकता है। करेक्ट आंसर इज, अच्छा आंसर आप किसमें दे रहे हैं? कई बच्चों ने दे दिया, बहुत बढ़िया, शानदार। किसी बच्चे को डाउट हो फॉर्मूला लगाने में तो आंसर, किसी बच्चे को डाउट हो फॉर्मूला लगाने में तो डाउट नहीं पूछे, किसी बच्चे को डाउट हो कैलकुलेशन में तो डाउट नहीं पूछे। ऑल राइट, अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर, सभी दे रहे प्रताड़ू बेटा आंसर, सभी दे रहे, लाइन से आंसर आ रहे हैं। लकी वही रूल है, अगर आपको वॉल्यूम लीटर में, प्रेशर एटीएम में, है ना, आर की यूनिट देखा करो, यूनिट, आप आंसर किस में निकाल रहे देखो ना, आर की यूनिट क्या है, 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। जब जब वॉल्यूम लीटर में होगा आर यही लेना पड़ेगा। अब आर की वैल्यू क्या है, 8.314 जूल पर केल्विन
पर मोल, राइट। ये जूल में, एसआई यूनिट मतलब जो वॉल्यूम मीटर क्यूब में होती है, ये लेना। तो अक्सर हम 0.021 ही लेंगे। शुभजीत सील ने चीटिंग कर ली, उसने आंसर दिया 0.021 इंटू 300 इंटू 0.5। आप ही मल्टीप्लाई कर लो सर, ऐसा थोड़ी होता है। क्या किसी बच्चे को इसमें फॉर्मूला अप्लाई करने में दिक्कत है? एक गलती आप सब यहां करेंगे जो मुझे लगता है, आप सब यहां पर जो प्रेशर है उसे एटीएम में कन्वर्ट नहीं करेंगे। आप जब आर की वैल्यू पुट करते हैं तो कैपिटल आर की वैल्यू है 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, राइट। तो आर तब पुट करना जब प्रेशर एटीएम में है, लेकिन जल्दबाजी में यहां पर आप सब जो दे रखा है ऑस्मोटिक प्रेशर एमएमएचजी में, उसे एटीएम में कन्वर्ट नहीं करते, सॉल्व करते हैं। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक जो आप करते हैं। हाँ, जिसने नहीं किया उसके लिए तो ये गलती है। इसे हमेशा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको याद रखना है कि आप अक्सर यूनिट्स कन्वर्जन में गलती करते हैं। कैलकुलेशन है, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। जो मॉलिक्यूलर वेट आता है दैट इज 61575 ग्राम पर मोल। बहुत अच्छे। इस सवाल का आंसर सबसे पहले जिस बच्चे ने सही दिया उसका नाम है प्रताणु। फॉर्मूला पुटिंग का सवाल है, वैल्यू पुटिंग का सवाल है, किसी प्रकार की अभी फिलहाल इसमें टेक्निकलिटी नहीं है। एंड अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर, बढ़िया सवाल है। 100 ml of 1.5% urea solution having osmotic pressure 6 atm and 100 ml of 3.42% sucrose solution have osmotic pressure of 2.4 atm are mixed with each other. Find the osmotic pressure of resultant solution. एक फैक्ट आपको बता रहा हूं जिसे आपको याद रखना है। किसी भी सॉल्यूशन में अगर सिंपली लिखा हुआ है परसेंट, नथिंग एल्स, उसे हम परसेंट W by V ही मानेंगे। अगर वो स्पेसिफाइड है परसेंट बाय मास तो परसेंट बाय मास मानना, अगर स्पेसिफाइड है परसेंट बाय वॉल्यूम तो परसेंट बाय वॉल्यूम मानना, अगर कुछ स्पेसिफाइड नहीं है सिंपली परसेंट लिखा है तो उसे परसेंट वेट बाय वॉल्यूम ही मानना, राइट। सवाल को थोड़ा फील करते हैं। अपने सामने पहले 100 ml का सॉल्यूशन है, हाँ ठीक है। एक दूसरा 100 ml का सॉल्यूशन है, हाँ ठीक है। दोनों में हमें सॉल्यूट का अमाउंट दे रखा है, ये है 1.5%, मतलब 1.5 ग्राम इन 100 ml, राइट। और इसका दे रखा है 3.42%। मैं चीजों को रिपीट नहीं करूंगा, लिसन केयरफुली। पहले वाले में दे रखा है 1.5%। सर क्या है ये, बाय वेट है कि बाय वॉल्यूम है? कुछ स्पेसिफाइड नहीं है तो वेट बाय वॉल्यूम है, सॉल्यूशन के लिए कन्वेंशन है। इसका फील क्या है? इसका मतलब ये है कि 100 ml में है 1.5 ग्राम सॉल्यूट, इन द सेम वे 100 ml में है 3.42 ग्राम सॉल्यूट। बच्चों, जब आप दोनों को मिक्स करके एक नया सॉल्यूशन बनाओगे तो आपको समझना है आखिर आता क्या है। नया सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो जाएगा 200 ml, दिस इज ट्रू। यहां पे अगर n है, मैं इसे n1 बोल देता हूं, और यहां पे अगर n2 है, तो जब नया सॉल्यूशन बनेगा तो गारंटी है उसमें जो वेट होगा वो n1 प्लस n2 होगा। बस यही इसका ट्विस्ट है, सवाल में कुछ नहीं है। मुझे बहुत सारे बच्चे ने आंसर दे दिया। आप ऐड किसको करेंगे? इसका पाई है n बाई वी आर टी, इसका पाई है n बाई वी आर टी। क्या हम पाई को ऐड करें? ऐड करें तो किसे करें, इसको समझो ना यार। ऐड हो कौन रहा? ऐड हो रहा मोल। तो यहां से मोल लिखो, यहां से मोल लिखो, ऐड होके आंसर आ जाएगा। वेरी वेरी सिंपल प्रॉब्लम। सभी लोग सॉल्व करेंगे? चाहे तो हम यहां से एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं, पाई 1 पाई 2 n1 n2, राइट। तो यहां से अपने सामने n1 हो जाएगा पाई 1 इंटू वी 1 आर टी, और यहां से हो जाएगा n2 इज इक्वल टू पाई 2 इंटू वी 2 आर टी। तो जब आप ऐड करेंगे n1 प्लस n2 तो इट कम्स आउट पाई 1 v1 आर टी प्लस पाई 2 v2 आर टी। सिंपली ऐड करें, जो जो कॉमन है कॉमन ले लें। फाइंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन, यहां से n1 प्लस n2 आ जाएगा। सवाल आपसे पूछ रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए आप सॉल्व कर सकते हैं। कंसेप्ट है नंबर ऑफ मोल्स ऐड होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ऐड नहीं होगा। कंसेप्ट है नंबर ऑफ मोल्स ऐड होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ऐड नहीं होगा। ये जो सॉल्यूशन आपके सामने लिखा है, जो देखने में छोटा लग रहा है, छोटा नहीं, इसमें आरटी कैंसल आउट हो चुका है क्योंकि कॉमन है ना।
तो आप जब लिखोगे तो आरटी भी आपके सामने रहे, कभी कभी न्यूमेरिकल टेम्परेचर अलग होगा तो वो भी रहे। फिलहाल अभी आरटी आरटी कैंसिल हो जाएगा। बेटा परसेंट है ना, 1000 में क्यों करें? व्हाट इज द नीड टू कन्वर्ट इन 1000? इट इज इन परसेंट। बहुत अच्छे। नहीं, एक सवाल और, एक सवाल और आप सबके सामने। चलिए ठीक है, कल करते हैं। ये सवाल रहेगा होमवर्क, एक बार आप अटेम्प्ट करना, फिर डिस्कस करेंगे। मैं इसका सोल्यूशन हटा दूंगा, इसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। होमवर्क रहेगा, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहे, एग्जाम की तैयारी करते रहे। हाँ, अभी कल डिस्कस करेंगे इसे, राइट? जिनके पास लिंक है वो बच्चे जा सकते हैं, जिनके पास लिंक नहीं उनको मैं यहीं पे हैंड आउट दे रहा हूं, बस 1 मिनट। और फिर मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा चैट बॉक्स में, से आप कॉपी पेस्ट करके कहीं सेव कर लेना, या ब्राउजर में सेव कर लो आप तो, ठीक है? हाँ, दैट जिनके पास लिंक है वो जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप सबके सामने अभी पॉपअप आएगा, पॉपअप की मदद से भी आप आज की क्लास के हैंडआउट को डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं भी आपसे चैट बॉक्स में एक लिंक शेयर कर रहा हूं, उस लिंक को कॉपी पेस्ट करके भी आप सारे हैंडआउट पा सकते हैं। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।